हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हमारा डिस्कशन होने जा रहा है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब हम लोग पढ़ने जाएंगे कंडक्टेंस के बारे में, लेकिन किसके कंडक्टेंस के ऊपर? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमें मेटालिक कंडक्टर भी देखना है, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग मेटालिक कंडक्टर नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। मतलब शॉर्टकट में आप समझ लो कि ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक इलेक्ट्रोड्स है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट कर दिया किस चीज़ से? एक बैटरी से। ये कंटेनर बन गया। ये क्या है गाइस? इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इसमें हमने कनेक्ट कर दिया इसे बैटरी से, और बैटरी के अलावा यहाँ हमने क्या कर दिया? बल्ब से कनेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली है कि ये बल्ब ग्लो करेगा कब? जब ये कंडक्टर का काम करेगा तब। लेकिन यहाँ पे कंडक्टर कौन है? कंडक्टर यहाँ पे मेनली हमें इसके बारे में देखना है, ये वाला। दिस वन इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मतलब ये है बच्चा यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो सोडियम क्लोराइड का, पोटासियम क्लोराइड का, तो वो डिसोसिएट होगा प्लस माइनस में, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का काम करेगा। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टर का काम करेगा उसे आप कहोगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यही हमें पढ़ना है। क्लियर? चलो इसको मिटाते हैं। ये तो बात रहा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हमें पढ़ना है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में चार चीज़ें आपको पढ़नी है बेसिकली। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चा किसके ऊपर? रेसिस्टेंस के ऊपर। और रेसिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो आर से। रेसिस्टेंस इससे भी पहले आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार पढ़ा देता हूँ बहुत आसान से तरीके से। बेसिकली रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर जो होता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा उसको रोकने वाला रेसिस्टेंस। कंडक्टर जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा, या रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कंडक्टर उतना कम होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? रेसिस्टेंस जस्ट अपोजिट सोचना है किसके? कंडक्टर के। अब आते हैं बच्चा, हमारा ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। वो कैसे सर? वो ऐसे बच्चा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ये एक इलेक्ट्रोड है, सही है, ठीक है सर, ये दूसरा इलेक्ट्रोड्स है, और इस दो इलेक्ट्रोड्स के बीचों बीच में मौजूद है आयंस। क्या मौजूद है? आयंस मौजूद हैं। चलिए ठीक है, यहाँ ये किस चीज का काम करेगा? कंडक्टर का काम करेगा। एक बात समझना, अगर बाय द वे इस दोनों के बीच में डिस्टेंस है L, लेकिन अगर आप इस डिस्टेंस को बढ़ा देते हो, डिस्टेंस ये है तो कंडक्टर ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस कम होगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी घटेगा और रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अगर आप इतना दूर कर देते हो तो क्या होगा? जितना ज़्यादा दूर करोगे इलेक्ट्रोड को, लेंथ बढ़ेगा, और जितना लेंथ बढ़ेगा कंडक्टर घट जाएगा। और मैंने क्या कहा? कंडक्टर घटेगा, लेकिन बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा रेसिस्टेंस। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। एरिया क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोड को आप मान लो एरिया। ये इलेक्ट्रोड्स को जो आप देख रहे हो, इस इलेक्ट्रोड्स को मैं थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ। ठीक है बच्चा, तो जैसे मैंने इलेक्ट्रोड को यहाँ बड़ा बनाया तो कंडक्टर जो होगा वो ज़्यादा होगा। कैसे सर? तो अब ये सोच लो कि बाय द वे हमने एक फिंगर ये एरिया लिया, सेम डिस्टेंस पे रखा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टर क्या होगा? कम होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। एरिया और बढ़ा दिया, कंडक्टर और बढ़ा, रेसिस्टेंस और घटा। जितना ज़्यादा इसका इलेक्ट्रोड का एरिया बढ़ाते जाएंगे, एरिया ज़्यादा है तो कंडक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। समझ गए? बहुत आसान चीज़ है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब इसी को हम लिख सकते हैं R is directly proportional to the length and inversely proportional to the area। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, लगाएंगे एक यूनिट रो लेंथ बाई एरिया। ये हो गया रेसिस्टेंस। अब आते हैं रेसिस्टेंस के यूनिट के बारे में। क्या होता है सर यूनिट किसका? रेसिस्टेंस का। तो इसका यूनिट होगा ओम्स। इसे तो आप जानते हो, पहचानते हो, मुलाकात भी आपसे हो चुकी है। दिस इज कॉल्ड ओम्स।
ओम्स किसका यूनिट है? तो रेसिस्टेंस का यूनिट है। याद हो गया रेसिस्टेंस इजी वे में कि रेसिस्टेंस क्या होता है। लेकिन इस रेसिस्टेंस के बाद जो सेकंड हमें पढ़ना है वो है बच्चा रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इसी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को हमें पढ़ना। मतलब सर, मतलब ये है रेसिस्टेंस को आपने रिप्रेजेंट किया R से, तो रेसिस्टिविटी को आप एक्सप्रेस करोगे बच्चा R से नहीं बल्कि रो से। तो सर यहाँ पे भी तो रो आया ना, इसी रो को आप कहते हो रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। होता क्या है समझ में आ जाएगा बच्चा, इजी वे में देख लो। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड्स है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड्स है, 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे और इस दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने डिप कर दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, चलो बन गया। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये रहा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिया है हमने। ठीक है, अब देखना जो कंडक्टर के बारे में हम बात करें या रेसिस्टेंस के बारे में बात करें, उसमें आप क्या समझना, आप ये सोच लो ये जो रेड वाला लाइनिंग है वो मेरे लिए इमेजिनरी लाइनिंग है। 2 इलेक्ट्रोड है मेरे पास, ठीक है, और इसके बीच में आप इमेजिनरी लाइन डिसाइड कर लो, कर लिए। तो अब इसमें क्या हो गया, ये लाइक टू बी अ वॉल्यूम की तरह कंसीडर कर रहा। ये मेरे लिए क्या है, ये एक तरह से इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, हम तो पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है दोनों, ये जो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में इसमें जो टोटल एरिया हो जाएगा, 3 सेक्शन आएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 चीज आ जाएगा ना। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कहाँ सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे, इसमें। और इसके अंदर मौजूद है बच्चा क्या, आयंस। क्या मौजूद है, आयंस मौजूद है, दे कंटेन आयंस। अब अगली बात समझना, रेसिस्टिविटी के बारे में बात करें, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन, अगर आपको लिखने का मन है तो आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। हो गया, मैं क्या कह रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ आयंस, कुल संख्या, किसकी कुल संख्या, इलेक्ट्रोलाइट की कुल संख्या। मतलब इसके अंदर तो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे Na+Cl-, कहाँ, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में। इसके जो बाहर होगा उसके बारे में हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम किसके बारे में काउंट कर रहे हैं बच्चा, ये बाहर वाले के बारे में नहीं, जो इसके अंदर मौजूद है इलेक्ट्रोलाइट्स उसके बारे में। तो वही हमने कहा, द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसी को आप कहोगे रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और एक्सप्रेस करोगे रो से। आते हैं, R इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ बाई एरिया। अगर आपको रो निकालना तो क्या हो जाएगा, डेरिवेशन बता दो, रो इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ। चलो, एरिया को 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको एरिया को और लेंथ को मीटर में ले सकते हो या सेंटीमीटर में। आपको क्या लेना, मन कर रहा सेंटीमीटर में लेने का ले लो, लेकिन ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर। क्लियर, तो चलो इसी से ले लेते हैं। रेसिस्टेंस का यूनिट है बच्चा ओम, एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, ओम क्या हो गया, सेंटीमीटर। लेकिन दिस इज नॉट ऐसा यूनिट। अगर बाय द वे मुझे मन है कि मैं ऐसा यूनिट में लिखूंगा किसको, रेसिस्टिविटी को, तो ऐसे में हम लिखेंगे ओम क्या, मीटर। बस आपको चेंज करना है कि ये एरिया मीटर स्क्वायर हो, लेंथ मीटर हो, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, आ गया जगह पे। बात समझ में आ गई। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी समझने के बाद अगला हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस। इसको मिटा रहे हैं बच्चा, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को पढ़ने के बाद अगला हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस
और कंडक्टिविटी। तो थर्ड टॉपिक हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चा? थर्ड टॉपिक है हमारा कि हमें पढ़ना है कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? जी से। बहुत इजी वे। कंडक्टेंस मतलब वही कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसके बारे में छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर दो तरह के से हो सकता है, मेटालिक हो सकता है या इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स विच facilitate the flow of electricity। ठीक है, कुछ खास नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। कंडक्टेंस का मतलब कंडक्टर, आप तो जानते ही हो ना कि मेटल जो होता है वो कंडक्टर का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्टर का काम करता है। वही चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कंडक्टेंस क्या जी। इस कंडक्टेंस में हम कह सकते हैं क्या कि ये जो है इट इज़ रेसिप्रोकल है। किसका? ऑफ रेसिस्टेंस का। रेसिप्रोकल कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि अगर मुझे ये लिखना है, क्या लिखना है? लिखना है कंडक्टेंस मतलब तो बराबर इज इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा रेसिप्रोकल। फिर से आ जाओ, कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? रेसिस्टेंस का। अब अगला टॉपिक जो अगर मैं बात करूं वो अगला टॉपिक ये है कि यहाँ पे यूनिट कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा। आप जानते हो रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस का यूनिट पढ़े हो, क्या होता है? ओम्स। सही है, तो ओम्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ओम्स इनवर्स। इसको हम 3 वर्ड से बुला सकते हैं। चाहे तो हम ओम्स इनवर्स पढ़ सकते हैं या फिर इसी हम लोग पढ़ सकते हैं मो, या फिर मो के अलावा अगर आपको कहना है तो आप कह सकते हो एस। एस स्टैंड फॉर द साइमन। आप अच्छी तरीके से ये जान लो, एस स्टैंड फॉर द ओम्स इनवर्स। इसलिए किसी जगह पे लिखा रहेगा ओम मीटर एस, तो मैं क्या करूंगा? इससे इसको कैंसिल कर दूंगा। क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि ये ओम्स है और एस क्या होता है? साइमन, और साइमन क्या होता है? ओम्स इनवर्स। तो ओम्स इनवर्स से ये कट जाएगा। चलो, बहुत सारे कैलकुलेशन में हम इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए आप याद रखना कि साइमन जो होता है वो ओम्स इनवर्स होता है। आप इसे मुंह भी बुला सकते हो। क्लियर? आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे क्या आप बुलाना चाह रहे हो। चलो, थोड़ा बहुत और तोड़फोड़ कर लेते हैं सर। तोड़फोड़ मतलब घर में तोड़फोड़ मत करना। यहाँ इस इक्वेशन में कंडक्टेंस जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी से, रेसिस्टेंस होता है 1 बाई आर। रेसिस्टेंस को हम लोग जानते ही हैं कि अगर मुझे तोड़ना है रेसिस्टेंस को तो क्या लिखते हैं? रो इनटू लेंथ बाई एरिया। एरिया ऊपर चला जाएगा, चलो एरिया को ऊपर जाने दो ए, और ये बच जाएगा क्या? ए रो बाई एल। ठीक है, और आगे पीछे जाएगा, लेकिन फिलहाल कंडक्टेंस के बारे में आप थोड़ी बहुत और बात याद रखना प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात कर रहे हैं सर? कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। कंडक्टेंस के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे बात हो रही है, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब पहली बात कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि मैंने लिया HCl, कितना मॉलिक्यूल्स लिया? 100 मॉलिक्यूल्स। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हो तो ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है, मतलब 100 का 100 मॉलिक्यूल्स H प्लस में और 100 का 100 मॉलिक्यूल्स Cl माइनस में। तो इस केस को हम लोग कहते हैं कंप्लीटली आयोनाइज्ड। कंप्लीटली आयोनाइज्ड कब होगा? जब बच्चा ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। कटा नहीं है, ये लाइन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बाबू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे सारे के सारे डिसोसिएट करेंगे, और याद रखना जितना ज़्यादा आयंस बनेगा उतना ज़्यादा क्या होगा? कंडक्टेंस होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? ज़्यादा कंडक्टेंस शो करेगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है एनी डाइल्यूशन में। लेकिन बच्चा दूसरी चीज़ समझ ले, स्ट्रॉन्ग के बाद मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ठीक है, अगर बाय द वे मैंने किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को लिया, 100 मॉलिक्यूल्स क्या
एसिटिक एसिड, तो ये 100 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड टूटेगा, लेकिन कितना, पूरी नहीं, कंप्लीट आयोनाइज नहीं होगा, यहाँ भी डिसोसिएशन होगा। किस फॉर्म में, CH3COO माइनस प्लस क्या, H+। मतलब ये है कि ये 50 टूटा और ये 50, मतलब दोनों 50-50 टूट गया, मतलब 50% डिसोसिएशन हुआ, और बाकी का जो 50 है वो उसी तरह रह जाएगा। किस फॉर्म में, CH3COOH। तो आयंस का फॉर्म तो ये दोनों बनाया ना, कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ, परसेंटेज अगर निकाले तो 100 में 50 डिसोसिएट किया, तो यहाँ 50% डिसोसिएशन हुआ। अगर 50% डिसोसिएशन हुआ है इस आयंस का, तो ऑब्वियसली कि यहाँ आयंस कम है, तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, मतलब पानी मिलाते जाओगे तो डाइल्यूशन बढ़ जाएगा, जब डाइल्यूशन बढ़ाओगे इसका डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। हमने थोड़ा और पानी मिला दिया, डिसोसिएशन क्या हो गया, बढ़ गया, और पानी मिलाया तो डिसोसिएशन क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। क्या बढ़ता चला जाएगा, यहाँ कम कर रहे हैं, हमने क्या कहा, ये मॉलिक्यूल्स फिर बचेगा, डिसोसिएशन कितना हो गया, 70%। कब, जब डाइल्यूशन बढ़ाया आपने तब। पहला तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, अच्छे कंडक्टेंस का काम करेगा, क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा एनी डाइल्यूशन पे। लेकिन बच्चा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है। आप डाइल्यूशन बढ़ाते रहोगे, उसका डिसोसिएशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते चले जाएंगे, और जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी यहाँ बढ़ सकती है। कब, जब डाइल्यूशन बढ़ाओगे। लेकिन किस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। इस दो के बाद थर्ड, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा। जल्दी से, आसान कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजन अगर आपके अंदर है तो उसे आप दूर कर लो। आप सिंपल सोचो कि अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं, वो है सॉल्ट, जो घर में यूज़ करते हैं, टेबल सॉल्ट, नमक, NaCl। NaCl को जैसे ठंडे पानी में आप डालोगे, देखोगे डिसोसिएशन जल्दी नहीं होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन गर्म पानी में डालते हो तो तुरंत डिसॉल्व हो जाता है। जैसे अगर ये NaCl कहाँ गया, ये है NaCl, ये NaCl टूटेगा किस में, Na+ में, Cl- में। जितना ज़्यादा आयंस टूटेगा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। तो गर्म पानी में इसका डिसोसिएशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे कंडक्टेंस उतना बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे आयंस ज़्यादा बनेंगे, कंडक्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा, आयंस में डिसोसिएशन कम होगा, वो बॉन्ड स्ट्रांगली एक दूसरे से पकड़ा रहेगा, डिसोसिएट नहीं होगा, कंडक्टेंस नहीं होगा। ये 3 प्रॉपर्टी याद रहेगी, क्लियर। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ठीक। तो ये था गाइस क्या, हमारा कंडक्टेंस। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। कंडक्टेंस के बाद हमारा अगला टॉपिक है जिसको कहेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टेंस के बाद सेकंड टॉपिक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी के बारे में। जैसे अभी हमने कहा कंडक्टेंस, और अगली बात हो गई कंडक्टिविटी। ये कितना नंबर है, 4th। अच्छा चलो, ये 4th नंबर है कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा किससे, के से। के से नहीं, इसको पढ़ते हैं बच्चा कप्पा। क्या पढ़ेंगे, कप्पा। कपड़ा मत कह देना, ठीक है। क्या कहेंगे, कप्पा कहेंगे। तो इस कप्पा के अप्पा में क्या करना है, छोटा सा एक बात, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ये रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है बच्चा, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। जैसे अभी कंडक्टर क्या था, रेसिप्रोकल था, किसका, सिंपल, रेसिस्टेंस का। तो कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी क्या बताता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं कप्पा के बारे में तो आप क्या लिखोगे, 1/ρ, और शायद रो का यूनिट आपको याद होगा रेसिस्टिविटी का। यूनिट पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/ρ का यूनिट था ओम्स, और क्या, मीटर या सेंटीमीटर, दो में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा यूनिट में लिखना है तो मीटर, ऐसा यूनिट में नहीं लिखना तो सेंटीमीटर, ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा ओम्स इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स।
ओम्स इनवर्स को अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि इसे आप साइमन के नाम से बुला सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो इसे एस सेंटीमीटर इनवर्स। अगर बाय द वे मुझे इसे SI यूनिट में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, S मीटर इनवर्स। क्लियर है? क्या चीज़ है, कंडक्टिविटी जो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिस्टिविटी का, और ये है रेसिस्टिविटी। और थोड़ा सा खोल मोल करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लग देंगे 1 इससे पहले जो रेसिस्टेंस वाले में हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू क्या था, रो बाय लेंथ एरिया। रेसिस्टिविटी रो का फॉर्मूला हो रहा था RAL, पुटअप कर दो, क्या पुटअप कर दें, RA बाय L, लेंथ ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब L R इंटू A। ये किसका हो गया, यूनिट कप्पा का। कप्पा किसको बोलते हैं, कंडक्टिविटी को बोलते हैं। क्लियर है, ये दो चीज़ क्लियर हो गया। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इसका छोटा सा एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, और वो छोटा सा डेफिनेशन होता है क्या, कि कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या बात कर रहे हैं बच्चा, बहुत साधारण सा बात है, समझ में आ जाएगा। कंडक्टिंग पावर पे बात कर रहे हैं, किसके कंडक्टिंग पावर में, ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रोड है और ये फिर से ये दूसरा इलेक्ट्रोड्स है। ये 2 इलेक्ट्रोड्स तो है सर, लेकिन इस 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में बच्चा आयंस होगा। आयंस तो यहाँ भी होगा, इस तरफ भी होगा, आयंस नीचे भी होगा, आयंस इसके ऊपर भी होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कहाँ, इसमें। इसका मतलब ये जो दोनों के बीच में लेंथ है, इसको इस तरह मिला दो, यहाँ और यहाँ। ये जो टोटल एरिया है, इस एरिया को मैं मान रहा हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस मौजूद है, उस आयंस का जो कंडक्टिंग पावर है, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो आयंस है, ठीक, वो आयंस जो कंडक्टिविटी शो करेगा उसे आप कहोगे क्या, सॉरी, कंडक्टेंस जो शो करेगा उसे आप कहोगे कंडक्टिविटी। क्लियर है गाइस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, कंडक्टिविटी के बाद सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी खत्म, बचा कौन, सेल कांस्टेंट। और बच्चा सेल कांस्टेंट को हमें रिप्रेजेंट करना है G स्टार से। इसको सुपर स्टार मत बना देना, ठीक है, इसे क्या मानना है, G स्टार। और ये G स्टार होता क्या है, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। और ये होता क्या है, क्या क्या होता है, सेल कांस्टेंट क्या होता है। ऑब्वियसली है कि आप अपने घर पे इन्वर्टर लगाए होंगे, अगर नहीं भी लगाए हुए तो आपने बैटरी को देखा होगा। कौन सा बैटरी, लीड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। उस लीड स्टोरेज बैटरी में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये एक इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, और ये बच्चा दूसरा इलेक्ट्रोड्स है। 2 इलेक्ट्रोड्स है यहाँ पे, इसी बैटरीज में 2 इलेक्ट्रोड्स है। ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रोड्स ही होंगे, 3 इलेक्ट्रोड्स तो होगा नहीं। इस 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फिक्स कर दो, क्योंकि घर पे जो आपके बैटरी है उसका कभी आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोड्स को मिलाते हो या नज़दीक या दूर तो नहीं करते हो ना, वो एक जगह पे क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कौन फिक्स्ड होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। किस दोनों के बीच का डिस्टेंस, एक एनोड और कैथोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तो फिक्स रहता है, वो तो चेंज करते नहीं हो। दूसरी चीज़, जितना बड़ा आपका इलेक्ट्रोड्स होता है उसका जो एरिया है वो फिक्स्ड, वो ना एरिया बढ़ेगा ना एरिया घटेगा। तो ऐसे केस में ये हो गया इसका एरिया और ये हो गया एरिया, ये दोनों चीज़ फिक्स कर दो, आगे पीछे हिलाना डुलाना नहीं है। तो ऐसे को आप बोलते हो क्या, सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट जो होता है बच्चा, वो इजी वे में हम कह सकते हैं लेंथ बाय एरिया। लेंथ भी फिक्स्ड और एरिया भी
फिक्स्ड। आपके घर में, मेरे घर में कोई बैटरी आया है, ये एक बैटरीज है, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा है ये, तो इलेक्ट्रोड्स को ना ही हम नज़दीक लाते हैं, ना ही दूर करते हैं, ना इलेक्ट्रोड्स को थोड़ा मोटा करते हैं, ना इलेक्ट्रोड्स को पतला करते हैं। जैसे रहता है वैसे ही ये रहता है। एरिया उसका फिक्स्ड है, लेंथ फिक्स्ड है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट। एक और चीज़, ये जो सेल कांस्टेंट है लेंथ बाय एरिया है, तो लेंथ को आप मान लो सेंटीमीटर, एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर, कहानी खत्म। यूनिट में, किस में, सेल कांस्टेंट। और अगर ऐसा यूनिट में जाना है तो क्या बोलेंगे मीटर इनवर्स, लेकिन ज़्यादा यूज़ होगा ये। क्यों सर? क्योंकि इतना बड़ा तो कोई इलेक्ट्रोड्स नहीं होगा जिसमें मीटर भर का डिस्टेंस हो, जब भी होगा सेंटीमीटर का होगा, इसलिए मोस्टली सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। लेकिन दिस वन इज अ एसआई यूनिट। क्लियर है? चलो एक और चीज़ याद रख लेना कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है रेसिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। तो अगर मैं रेसिस्टेंस पे बात करता हूँ तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है बच्चा, आर, और कंडक्टिविटी हो जाती है के कप। ठीक है, रेसिस्टेंस का जस्ट अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रो इंटू लेंथ बाय एरिया इंटू कप्पा। कप्पा क्या था, रेसिप्रोकल था किसका, रेसिस्टेंस का, तो ये हो रहा था 1/रो। सही है। चलो काट छाट मतलब रो से रो कैंसिल, बचा क्या, लेंथ बाय एरिया, वहीं पहुंच गया। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होगा, आपसे कंडक्टिविटी निकालने कहेगा कप्पा को, और आपके पास रेसिस्टेंस और सेल कांस्टेंट दिया रहेगा, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ले कट गया, ये नहीं काटना है, इसको बचा के रखना है। ठीक है, चल सेल कांस्टेंट हो गया। अगला टॉपिक है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन गाइस मोलर कंडक्टिविटी या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यही खत्म होता है। थैंक यू एंड बाय।